राठौर आपके लिए लेकर आई हूँ 9th क्लास का नया वाला जो चैप्टर है उसको लेकर करेंगे आज हम। और नया चैप्टर है, पहले वाला चैप्टर खत्म हो गया है, उसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं, तो नई एनर्जी के साथ इसको शुरू करेंगे। और चैप्टर अब इजी है क्योंकि मेन बायोलॉजी जो थी वो पहले जा चुकी है। अब तो आपको पता है इन्वायरमेंट शुरू हो गई है, तो उसका आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 क्लास 9th। अच्छा, उसका L1 करेंगे और चैप्टर फ्लो प्राकृतिक संपदा के बारे में पढ़ेंगे, क्या नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे पास, और उसमें देखो वायु जल मृदा आते हैं। उसके बाद नाइट्रोजन चक्र के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन चक्र के बारे में पढ़ेंगे, कि ऑक्सीजन चक्र के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे हमें बार बार मिलती रहती है, ये खत्म क्यों नहीं होती, ये साइकिल कैसे चलता है। जैसे जल चक्र चलता है उसी तरह से नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन चक्र भी चलते हैं। और ग्रीन हाउस प्रभाव जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेरी कोशिश ये रहती है आपको कि एनसीईआरटी की जो लाइंस है वो थोड़ी सी टिपिकल होती है, तो वहाँ से लाइंस मैं लेती हूँ ताकि आपको वो लाइनें जब आप रीडिंग करें, और होना भी चाहिए, आपको एनसीईआरटी रीड करने की आदत डालनी पड़ेगी क्योंकि एनसीईआरटी ही आपके आगे जाके काम में आने वाली है। जो कंपटीशन एग्जाम जो चीज़ें आप देंगे उसमें एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसकी लाइनों को समझने की कोशिश कीजिए। अभी 9th से ये अगर आप आदत डाल लेंगे तो आपको 10th 11th 12th में ये दिक्कतें नहीं आएंगी। वरना कई बच्चे अभी भी मुझे ऐसे मिलते हैं जिनको एनसीईआरटी की लाइन समझ नहीं आती है ना। तो मेरी कोशिश ये है कि आप उस लाइनों को पढ़ें, रीडिंग करें और समझने की कोशिश करें। सब कुछ मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर भी कुछ होता है तो आप उसको देख लें, ठीक है। आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, भाई क्या पढ़ना है, और पृथ्वी पर ये संपदाएं कौन कौन सी है, जो प्राकृतिक संपदा की हम बात कर रहे हैं संसाधन की, वो क्या है, और जीवन में वायु का क्या रोल है इसके बारे में पढ़ेंगे, और काफ़ी कुछ और। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि कौन कौन सी संपदाएं हैं। तो बहुत संपदाएं हैं हमारे पास, भाई पृथ्वी जो है वो संपदाओं से भरा पड़ा है। आप वायु ले लो जैसे कि हमने बात की, जल ले लो, मृदा ले लो, जीव ले लो, है ना। जीव में दोनों आ गए, आपके प्लांट भी आ गए और एनिमल भी आ गए, सब कुछ आ गया। तो लिविंग थिंग भी है यहाँ पे और नॉन लिविंग थिंग भी है। ये वायु है, ये जल है, ये मृदा है, ये सब क्या है, अजीवित है ना, इनमें लाइफ नहीं है, लेकिन फिर भी ये इस प्राकृतिक संपदा का हिस्सा है। हम लिविंग है, प्लांट लिविंग है, जीवित है, हम भी इस प्राकृतिक संपदा का हिस्सा है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे कौन कौन सी प्राकृतिक संपदाएं हैं, ये हम पर क्या इफेक्ट डालती है, हम जो कि एक लिविंग थिंग है वो इन पर क्या इफेक्ट डालते हैं, प्लस हम इसको कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे कि आजकल का इन्वायरमेंट है, धीरे धीरे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो खत्म होते जा रहे हैं, तो हम उसको कैसे रिसाइकल कर सकते हैं, इसके बारे में भी इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। अगर आप थोड़ा सा एसएसटी पढ़े हैं, और पढ़ी ही होगी, है ना, न चाहकर भी पढ़ी होगी, तो हम ये कहते हैं कि जो अर्थ है या पृथ्वी है उसके बाहर का जितना भी पोर्शन है उसको हम क्रस्ट कहते हैं वैसे तो, है ना, और उसी को हम क्या कहते हैं, स्थल मंडल, लैंड वाला जो एरिया है। तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या है, स्थल मंडल है, जिसको लैंड कहते हो आप, ठीक है, जहाँ पे पत्थर है, पहाड़ है, ठीक है, सॉइल है, ये सारी चीजें आ जाती है। पृथ्वी के 75% भाग पर जल है। ये बात भी आपने कहीं ना कहीं जीके वगैरह में पढ़ी होगी कि हमारी पृथ्वी का 70% पार्ट जो है वो पानी से ढका हुआ है, और इसीलिए पृथ्वी जो है ऊपर से क्या दिखती है, जब हम इसको अंतरिक्ष से देखते हैं तो ब्लू दिखती है, और इसीलिए हम इसको ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। पानी की वजह से काफी पोर्शन जो है पृथ्वी का किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, इसलिए ब्लू दिखाई देती है। अब क्रस्ट है, बाहर और अंदर की ओर एक और लेयर होती है जिसको हम मेंटल कहते हैं, और अंदर एक और लेयर होती है जो सबसे गर्म होती है, जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, जहां से लावा, पेट्रोल, ये सारी चीजें निकलती है, उसको क्या कहते हैं, कोर कहते हैं, ठीक है। ये 3 लेयर है, लेकिन हमें बात करनी है अभी स्थल की, तो स्थल की बात कर ली। फिर अगर हम बात करें पानी की, तो 75% हमारी अर्थ पे क्या है, पानी है, और ये पानी जो कि अंतरिक्ष से ब्लू ब्लू दिखाई देता है, इसीलिए हम इसको ब्लू प्लेनेट कहते हैं।
अब लैंड वाले पोर्शन को हमने स्थल मंडल कह दिया, तो जो पानी वाला पोर्शन है उसको क्या कहेंगे, जल मंडल। यह भूमिगत जल के रूप में ही पाया जाता है। भूमिगत जल क्या होता है, भूमिगत जल होता है पृथ्वी के अंदर। आपके घर, जब भी आप घर बनाते हो या आपके आसपास गांव में जहां पे भी आप रहते हो वहां पे कुएं वगैरह होते हैं, वो कुएं में पानी कहाँ से आता है, वो कुएं में पानी जमीन से आता है, उसको कहते हैं भूमिगत जल। या आपके घरों में बोरिंग वगैरह करवाते हैं ना, खुदाई करके पानी को बाहर निकाला जाता है, तो वो जो बोरिंग होती है वो कैसे होती है, वो अंदर से पानी जमीन के ऊपर इतना नहीं रहता जितना कि अंदर चला जाता है। जो बारिश का पानी होता है वो धीरे 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 मिट्टी के अंदर, पृथ्वी के स्थल मंडल के अंदर धीरे धीरे अवशोषित होता है और नीचे की तरफ चला जाता है, उसको कहते हैं भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, खाली जो आपको ऊपर दिख रहा है वही जलमंडल नहीं है, जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी जलमंडल का ही हिस्सा है। ठीक है, तो उसे हम क्या कह देंगे, जलमंडल। वायु जो पूरी पृथ्वी को कंबल के समान ढके रहती है उसे वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर भी कहते हैं जिसको आप, कि आपके चारों तरफ जो वायु का घेरा है, हर जगह एयर है ना, और एयर के में बहुत सारी गैसेस भी है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ये जो घेरा है पृथ्वी के चारों तरफ वायु का, उसको हम क्या कहेंगे, वायुमंडल। जीवित पदार्थ वही पाए जाते हैं जहां ये तीनों अवयव स्थित होते हैं। ये बात हमें पता है कि पृथ्वी पर ही जीवन क्यों पॉसिबल है, तो हम ये कहते हैं क्योंकि यहाँ पे पानी है, ऑक्सीजन है ना, खाने के लिए पेड़ पौधे उग जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। ऐसा दूसरे प्लैनेट्स पे नहीं होता क्योंकि वहाँ कोई ना कोई कमी है, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है तो पानी नहीं है। तो ये सारी कमियों के हिसाब से हम कहते हैं कि जहाँ पे ये तीनों चीज़ें हों, यानी कि आपका वायुमंडल भी हो, अब वायुमंडल में सारी गैसेस आ गई है ना, जल भी हो और जल के साथ स्थल भी हो। अब आप हवा में तो तैरोगे नहीं, लैंड पे तो आना ही पड़ेगा है ना, किसी भी प्लैनेट पे रहो, ऐसा तो नहीं है कि हवा में ही उड़ते रहेंगे। ठीक है, तो लैंड, अब लैंड और क्यों जरूरी है, आप चलो हवा में भी उड़ लोगे, लेकिन जो आप खाते हो, आपका मेन खाने की चीज क्या है, खाद्य पदार्थ क्या है, पौधे, जिसको आप खाते हो दालों के रूप में, अनाज के रूप में, तो ये उगेगी कहाँ, हवा में तो उगने से रहे, लैंड पे ही उगना पड़ेगा, सॉइल के अंदर ही। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये तीनों चीजें जहाँ पे होती है वहीं पे जीवन पॉसिबल है, ऐसा आपकी बुक कह रही है और सच भी है। जीवन को आश्रय देने के वाला पृथ्वी, यह घेरा वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल एक दूसरे से मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि अकेला स्थल होगा तो जीवन पॉसिबल होगा, तीनों चीजें चाहिए आपको, वायुमंडल भी चाहिए, जलमंडल भी चाहिए और स्थलमंडल भी चाहिए। अब ये जब तीनों मिल जाते हैं और इसमें जीव उत्पन्न हो जाता है, लिविंग थिंग आ जाती है इसमें, लिविंग थिंग्स आ गई इसके अंदर, तो अब इस पूरा जो भी बना है, पृथ्वी बनी हुई है जिसमें जलमंडल, थलमंडल, वायुमंडल और एक नया जो हम कह रहे हैं लिविंग थिंग जो आ गई है, तो उसको हम कह देंगे जीव मंडल। क्या कह देंगे, जीव मंडल, क्योंकि जीवों से बना हुआ है, लिविंग थिंग्स से बना हुआ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है। इन सब को जब इनमें जीवन पॉसिबल हो जाता है, लाइफ ओरिजिनेट हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं जीवन मंडल या जीव मंडल। ठीक है, सजीव जीवन मंडल के जैविक घटक है। देखो, हर जो भी अर्थ है, स्टार्टिंग में मैंने कहा वहां पे दो घटक आपको मिलेंगे जनरली, एक होते हैं अजैव घटक और एक होते हैं जैव घटक। अजैव घटक में क्या होता है, अजैव घटक में आपके नॉन लिविंग थिंग्स होती है, नाम बता रहा है इसका, अजैव, जैव का मतलब लाइफ, लिविंग, अजैव का मतलब अजैविक घटक। अजैविक घटक में कौन कौन आते हैं आपके, अजैविक घटक में आपके आ जाएंगे एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, ये सब आ जाएंगे है ना, टेम्परेचर, लाइट, ये सारी चीजें आ जाती है। जबकि जैविक घटक में सारी लिविंग थिंग्स, जिसमें मेनली हम कहते हैं कि एनिमल होंगे
और प्लांट होंगे। अब आप बोलोगे नहीं मैम बैक्टीरिया भी होते हैं और कीड़े मकोड़े भी होते हैं, ये सब लिविंग थिंग्स में जंतुओं के अंदर आ जाते हैं। हालांकि बैक्टीरिया अलग है, प्रोकैरियोट है, लेकिन प्लांट, एनिमल और प्रोकैरियोट भी लिख दो, लिखना चाहते हो, सूक्ष्म जीव, वो सब जैविक घटकों के अंदर आते हैं। तो जितने भी सजीव हैं वो सब जैविक घटक में आते हैं। इनको कहते हैं बायोटिक फैक्टर। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? बायोटिक फैक्टर्स। और अजैविक घटकों को क्या कहेंगे? एबायोटिक। ए लगा दो। वायु, जल, मृदा जीव मंडल के निर्जीव घटक है। ठीक है, निर्जीव हो गए, और निर्जीव घटक को ही हम क्या कह देंगे? अजैव घटक भी बोल सकते हैं। जब इसको जैव घटक बोल रहे हैं, जैविक घटक बोल रहे हैं, तो उसको अजैविक बोल दो, अजैव बोल दो, है ना। अजैविक, अजैव, ये सब एक ही चीज है, प्रत्यय का फर्क है सिर्फ। जीवन की श्वास या वायु। अब पहला घटक हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम आपके चैप्टर में सारे घटकों को बताया हुआ है। पहले एयर के बारे में डिस्कशन हुआ है, लाइट के बारे में भी है, वाटर के बारे में भी है। तो एक पहला पॉइंट जो यहाँ पे शुरू होता है वो है वायु, कि वायु में क्या है, क्या कंपोजिशन है, कैसे बनी हुई है वायु, और हमारे क्या काम आ रही है। तो वायुमंडल के बारे में हम कंप्लीटली क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। अब वायुमंडल में कौन कौन सी गैस है? पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, बहुत सारी गैसें हैं। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प है। जल वाष्प क्या होता है? वेपर। पानी जो है वो वायु के अंदर ट्रैप होके रहता है ना। पानी और जब वायु मिल के रहते हैं, जिसको वाष्प की फॉर्म, भाप जिसको आप कहते हैं, जब आप कोई चीज गर्म करते हो और ऊपर ढक्कन लगाते हो तो भाप जो है वो ढक्कन पे जाके वापस पानी में बदल जाती है। तो वो भाप वाला जो रूप है वो भी किस में पाया जाता है? पानी में, एयर के अंदर पाया जाता है। कभी आपने इस चीज को नोटिस करने के लिए देखा हो कि कभी हम कोई चीज खुली रख देते हैं, जैसे शक्कर खुली रख दिया आपने, नमक खुला रख दिया, तो नमक धीरे धीरे गीला सा हो जाता है, चिपचिप हो जाता है। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि पानी जो है, पानी की कुछ मात्रा जल वाष्प के रूप में वायु के अंदर भी होती है, और नमक और शक्कर ऐसे हैं जिनको पानी से बहुत प्यार होता है। जहां पानी दिखता नहीं है ये उसको अवशोषित कर लेते हैं। तो ये क्या करते हैं? वायु में उपस्थित जल वाष्प को ले लेते हैं, जिसको आप मॉइस्चर भी कहते हैं, है ना। मॉइस्चर भी वही चीज है। इसीलिए हम सारी चीजों को पैक करके रखते हैं, जो ऐसी खराब होने वाली चीजें होती है। बारिश के दिनों में जनरली आपने ये चीज बहुत ज्यादा देखी होगी, बारिश के दिनों में ये चीज बहुत होती है, क्योंकि बारिश के दिनों में हवा के अंदर ज्यादा मॉइस्चर होता है, गीलापन होता है ना। तो पानी जो है वो जल वाष्प की फॉर्म में रहता है। शुक्र तथा मंगल ग्रह जैसे ग्रहों जहां कोई जीव नहीं है, वायुमंडल का मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड है। अब हमें ये सब चाहिए, ये नाइट्रोजन भी चाहिए, हमें ऑक्सीजन भी चाहिए, हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए हमें। ऐसा नहीं है कि इन तीनों में से एक होगा या नहीं होगा तो हमारा काम चल जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, कि शुक्र और मंगल ग्रह में लाइफ पॉसिबल नहीं है। आपने कभी पढ़ा हो, आजकल न्यूज वगैरह में आता है कि मंगल पे भी जीवन की उत्पत्ति हो सकती है, ऐसा रिसर्च चल रही है ना। वहाँ के भी मिट्टी में पानी मिला है, ये सारी चीजें आपने सुनी होगी। लेकिन वहाँ पे लाइफ पॉसिबल क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, और हमें यानी लिविंग थिंग को जीने के लिए कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, प्लांट को नाइट्रोजन भी चाहिए, जो कि वहाँ नहीं है। तो कोई ना कोई कमी ऐसी है जिसकी वजह से वहाँ पे लाइफ जो है वो ओरिजिनेट नहीं हो पा रही, उत्पन्न नहीं हो पा रही। हो सकता है फ्यूचर में हो जाए। हमारी अर्थ भी ऐसे ही बनी है, ऐसा नहीं कि हमारी अर्थ में शुरू से लिविंग थिंग्स रह रही है। जब आप थोड़े से हायर क्लासेस में जाओगे और पढ़ोगे कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, अर्थ कैसे बनी होगी, इस पे रिसर्च किए, बिग बैंग थ्योरी आपने कभी पढ़ी हो, तो हमारी अर्थ पे भी ये सब नहीं था। पृथ्वी पे धीरे धीरे यहाँ पे ऑक्सीजन बनी, पानी बना, फिर छोटे छोटे जीव बने जिसको आप बैक्टीरिया कहते हो। सबसे पहले यही आए थे अर्थ पे, फिर बैक्टीरिया से फिर और थोड़े से हायर लेवल के एनिमल्स बने, प्लांट बने, प्लांट के बाद एनिमल बने। तो ये सारा प्रोसेस आप पढ़ोगे तो हो सकता है वहाँ पे भी इन फ्यूचर लिविंग थिंग्स आ जाए, कुछ ऐसा चेंज हो जाए।
जैसे पृथ्वी पे हुआ। पहले पृथ्वी बहुत गर्म और टेम्परेचर अलग था, ऑक्सीजन नहीं थी, धीरे धीरे टेम्परेचर कम हुआ। कहते हैं ना, आपने सुना हो कभी पृथ्वी आग का गोला थी। वो आग का गोला का मतलब क्या है कि टेम्परेचर बहुत हाई था पृथ्वी का, धीरे धीरे कम हुआ तो वहां पे चीजें बनने लगी, मिट्टी बनने लगी, पौधे बनने लगे, फिर इसी तरह विकास होता रहा। वास्तव में शुक्र और मंगल ग्रहों में वायुमंडल में 95% से 97% तक कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है। आपके वायुमंडल में कितनी है? आपके वायुमंडल में तो 0.04% ही कार्बन डाइऑक्साइड है ना। कितनी कितनी है गैसेस के परसेंटेज आपको पता हो? कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है। और यहाँ पे देखो कहाँ 0.03% और कहाँ 95%। आपको तो 10% में भी मैं एक कमरे में छोड़ दूं तो आप जिंदा नहीं बचोगे, ये फैक्ट है। 10% भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, 4-5% पे ही फाइल सलट जाएगी आपकी, ठीक है। ये 95% में कैसे लिविंग थिंग रहेगी? और एक आंकड़ा ये कहता है कि ये जो परसेंटेज है ये 0.03% जो टोटल ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड इस अर्थ पे है, टोटल ओवरऑल। अब आप बोलोगे टोटल ओवरऑल तो यही होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। आपके अंदर भी कार्बन के कुछ पार्टिकल है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर भी घुली हुई है। तो टोटल जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका 1% ही है ये 0.03%। अगर हम माने कि इस पूरी अर्थ पे 100% कार्बन डाइऑक्साइड है तो वायुमंडल में कितनी है? 0.03, यानी ये उसका 1% है। वायुमंडल और जल दोनों में मिला दे तो 1% ही है। तो यहाँ पे एक लाइन दे रखी है, वो आपको शायद कंफ्यूज करे, इसलिए मैं बता देती हूँ। वहां पे लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर 1% कार्बन डाइऑक्साइड है, पर वो 1% किस हिसाब से? वो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का 1% है ना। वायुमंडल में तो 0.03% ही कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सही है। यूकैरियोटिक कोशिका और बहुत सी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को ग्लूकोज अणुओं को तोड़ने तथा उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हम जो खाना खाते हैं, हम कहते हैं खाना खाने से एनर्जी मिलती है। ये एनर्जी ऐसे ही नहीं आती कि खाना खा लिया एनर्जी मिल गई। हमारी बॉडी के अंदर जब श्वसन होता है यानी कि रेस्पिरेशन होता है ना, जो हम सांस लेते हैं, बाहर निकालते हैं, लेते हैं, उसमें क्या जाती है? ऑक्सीजन जाती है। ये ऑक्सीजन जो खाना आपने खाया है, जैसे कि जनरली आपने कार्बोहाइड्रेट खाई है, ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। खाने के कंपोनेंट पढ़े हैं आपने, घटक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का ही एक प्रकार है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर आता है। तो हमारा शरीर क्या करता है? जो भी आपने खाना खाया है उसको ऑक्सीजन से मिला के एनर्जी उत्पन्न करता है। तो आपको ऑक्सीजन चाहिए, आप उस ग्लूकोज के अणुओं को तोड़ोगे, तोड़ने से ऊर्जा उत्पन्न करोगे, और वो ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए। इसीलिए आप सांस लेते हो, ऑक्सीजन लेते हो, ताकि आपकी बॉडी में जो आपने खाना खाया है उसका यूज हो सके। ऐसा नहीं कि खाना खा लिया तो तुरंत एनर्जी मिल गई। जब तक आप रेस्पिरेशन नहीं करोगे आपका खाना एनर्जी में नहीं बदलेगा, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंस है वायुमंडल की। दूसरा क्या है? दूसरी प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन की खपत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन तो ले लेते हैं, पर जब हम ये ग्लूकोज को तोड़ते हैं और एनर्जी निकालते हैं, है ना, ग्लूकोज जब टूटता है, ये थोड़ा सा आप 10th में पढ़ोगे, मैं एक बार शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ। जैसे ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिलती है तो ये टूट जाता है। पायरुविक अम्ल में टूटता है वैसे तो, लेकिन आपके 9th में ये नहीं है, इसलिए मैं ये वर्ड नहीं लिख रही। ग्लूकोज टूटता है और क्या देता है? एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। अब ये एनर्जी किस फॉर्म में होती है? ये एनर्जी एटीपी के फॉर्म में होती है। हमसे पूछा जाए कि हमारी, आपने सेल वाला चैप्टर पढ़ा है, उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारी जो ऊर्जा मुद्रा होती है वो क्या होती है? एटीपी होती है। तो एटीपी बनती है, लेकिन ये जो टूटने का प्रोसेस हो रहा होता है इसमें दो चीजें और बनती है। एक तो बन रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड और एक बन रहा होता है पानी। पानी का तो कोई टेंशन नहीं है, जरूरी है जीवन के लिए, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हानिकारक है ना। गाना सुना है वो, बापू सेहत के लिए, तो ये हानिकारक है भाई, इसको बॉडी से बाहर निकालना है। तो हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन ले लेते हैं और जो ग्लूकोज के टूटने से ये कार्बन डाइऑक्साइड बनी हुई है
इसको बाहर निकाल देते हैं। कई बच्चे ये सोचते होंगे कि मैम ऑक्सीजन ले ली, ठीक है, वायुमंडल में थी, समझ में आ गया हमें, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई? ये यहाँ से आई है। ये जो आप एनर्जी उत्पन्न कर रहे हो, इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, इसी को बाहर निकालना है और ऑक्सीजन को अंदर लेना है वापस अगला प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि एक ही ग्लूकोज थोड़ी ना है हमारे पास, बहुत सारे, कितने, जितना भी आपने खाना खाया है सबको तोड़ना है, ठीक है, पाचन के बाद। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी? ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज क्या है? ऐसे तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी वायुमंडल में। तो हमारे पास एक चमत्कारिक यंत्र है कार्बन डाइऑक्साइड को भगाने का। क्या है वो जरा सोचो। वो चमत्कारिक यंत्र है प्लांट्स। ये प्लांट्स ही हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और वापस ऑक्सीजन दे देते हैं। इसीलिए कह रहे हैं हम प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आप वेस्ट बाहर निकाल रहे हो जो आपके लिए नुकसानदायक है, उसको प्लांट लेते हैं और वापस ऑक्सीजन आपको दे देते हैं। सफाई कर रहे हैं एनवायरनमेंट की। और इसीलिए ये सब रेशो बना हुआ है, नहीं तो ऐसे तो हर चीज बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, वायुमंडल का तो सर्वनाश हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है दहन की क्रिया है। ये जो प्रोसेस है इसको कई बार हम दहन भी कह देते हैं, हालांकि दहन एक बहुत अलग वर्ड है। आप जब कभी बायो लोगे और पढ़ोगे केमिस्ट्री, बायो भी पढ़ोगे, तब भी आपको बताएंगे कि श्वसन और दहन दोनों अलग चीजें, लेकिन 9th क्लास के हिसाब से आपके बुक में लिख रखा है तो ठीक है। इसके अतिरिक्त हमारे वायुमंडल को कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 1% का एक छोटा सा भाग है ना। अभी कहा 0.03%, 1% से भी छोटा है ये, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड दो विधियों से स्थिर होती है। भाई ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़े जा रहे हैं उसका एक तो बता दिया मैंने आपको, हमारे पास क्या है, प्लांट्स है जो इस कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं। तो एक तो ये विधियां है प्लांट। हरे पेड़ पौधे सूर्य की किरणों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल देते हैं, उनका खाना बनाते हैं। वो क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। यही करते हैं ना पौधे। क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और लाइट को यूज करके क्लोरोफिल की मदद से अपना खाना बनाते हैं। किस फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में। फिर हम उस प्लांट को खा जाते हैं भुक्कड़ लोग, तो ये ग्लूकोज हमारे अंदर चला जाता है और फिर यही प्रक्रिया होती है जो अभी पढ़ी। जो ग्लूकोज खाया है आपने प्लांट की फॉर्म में, वो टूटेगा और एनर्जी देगा आपको। प्लांट ही खाते हो ना, दाल, चना, अनाज, ये सब क्या है? प्लांट ही तो है। दूसरी क्या विधि है? बहुत से समुद्री जंतु जो ओशियन में एनिमल्स रह रहे हैं, वो भी क्या करते हैं? जल में घुले कार्बोनेट से अपना कवच बनाते हैं। जो पानी के अंदर, ओशियन के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड दिए, देखो वायुमंडल की खात्मा करने के लिए तो हमने प्लांट को यूज कर लिया, लेकिन पानी के अंदर प्लांट भी है, मनाही नहीं है, वहां पे भी प्लांट है, लेकिन वहां पे कुछ एनिमल्स भी ऐसे हैं जैसे कि सीप, घोंगा। कभी घर के अंदर रेती वेती आई हो मकान बनाने के लिए तो उसमें सीप निकलती है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है उन पे, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ऐसी कुछ ऐसी सीप आती है। कुछ सीप में मोती भी बनते हैं। तो इनके जो कवच है, स्नेल देखा हो आपने, बारिश के दिनों में निकलता है ऐसा, उसके ऊपर गोल गोल लगा रहता है ना, दो एंटीना रहते हैं ऐसे। इनके कवच किससे बने हुए हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से। ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो, बस मिलके कुछ बन जाए, ऐसे खुला नहीं घूमे। ये खुला घूमेगा तो डेंजरस हो जाएगा, वायुमंडल के अंदर नहीं घूमना चाहिए। तो हमारे पास दो तरीके हैं, हमारे पास क्या, हमारी पृथ्वी के पास, जिससे ये कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करती रहती है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं, सब कुछ, अभी हम नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र ये भी पढ़ेंगे, सब कुछ बैलेंस रहता है। कुछ भी ऐसा नहीं है ज्यादा या कम हो जाए, लेकिन ऐसा हो रहा है। अभी आप पढ़ेंगे एक शब्द जो आप सुनते होंगे, ग्लोबल वार्मिंग, है ना। क्या हो रहा है? हम इतनी सारी एसी वगैरह जो चलाते हैं,
इतना सारा दहन कर रहे हैं, पेड़ों को जला रहे हैं, चीज़ें जला रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, व्हीकल्स चला रहे हैं, गाड़ियाँ वगैरह, उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल भी एडजस्ट नहीं कर पा रहा। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज है 0.03% वो बढ़ रहा है और इसीलिए पॉल्यूशन फैल रहा है। ऐसा हो रहा है, हम कर रहे हैं कोशिश कंट्रोल कर पाए, और हम ही कर सकते हैं क्योंकि हमने ही ये बिगाड़ा किया है, तो हमने ही इसको सुधारना है। समय रहते सुधर जाएंगे तो बढ़िया है, वरना तो आपको पता ही है कि डायनासोर जब इतना बड़ा हो के इस धरती पे नहीं रह पाया क्योंकि वो एडजस्ट नहीं कर पाया यहाँ पे, तो फिर आप और मैं और मनुष्य की क्या औकात है। डायनासोर जैसे ही पृथ्वी पे नहीं रह पाए तो सही समय पर अगर सुधर जाओगे, पृथ्वी को अपना बना के चलोगे और ऐसी अंधाधुंध हरकतें नहीं करोगे जिससे कि इन्वायरमेंट को नुकसान हो, तो जीवन में सुखी रह जाओगे। वरना आपकी भी एक फोटो किसी बुक के अंदर आएगी और ऐसा कहा जाएगा कि 400 साल पहले मानव नाम की कोई जाति भी इस धरती पर रहा करती थी, जैसे अब आप डायनासोर की फोटो देखते हो, है ना। तो ये नहीं हो, इसके लिए सुधर जाइए। तो चलिए, इसी के साथ ज़्यादा ज्ञान न बांटते हुए मैं लेक्चर को ख़त्म करती हूँ और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए